हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड आगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये है, हम इसे ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। अब क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी है 2019 और 20 के डेटा की। अब इसमें आपको दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस 30,000 एंड 35,000, जनरल रिजर्व के बैलेंस दे रखे हैं, और इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, गुडविल दे रखी है, सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं। ठीक है, नीचे देखिए अदर इंफॉर्मेशन में an old plant costing rupees 20,000 having book value of rupees 14,000 was sold for 18,000 during the year। वर्ष के दौरान 20,000 रुपये लागत का एक पुराना प्लांट जिसका पुस्तक मूल्य 14,000 रुपये था, 18,000 रुपये में बेचा गया। ठीक है, अब ये देखिए आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन, और आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन से हमें ये इनडायरेक्ट मेथड से ही करना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर दे रखी हो क्वेश्चन की, तो ज़्यादातर वो क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से किया जाएगा वो इनडायरेक्ट मेथड से ही किया जाएगा, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L की इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। और अगर आपको सेल्स की जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और परचेज वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आप इसे डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हम इसे किससे करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको इसको करने से पहले आपको ये जो प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक प्लांट था जिसका बुक वैल्यू, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000 और बुक वैल्यू थी 14,000, जिसको हमने 18,000 में बेच दिया, उसका जो डेप्रिसिएशन है उससे हमें एडजस्टमेंट करके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का आपको बैलेंस दे रखे हैं और नीचे आपको एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन करंट ईयर का डेप आपको नहीं दे रखा है, तो इससे हम करंट ईयर का डेप निकालेंगे। ओके, और आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो इससे हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया है वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गुडविल को भी ध्यान में रखना है हमें। तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टेटमेंट कुछ ऐसा, इसमें हम सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेशन करनी है कैश फ्लो की। तो हमें देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखिए हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20 का बैलेंस 35,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35,000। इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L है हमारे पास 30,000, 19 का बैलेंस जो है 2019 का वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5,000 नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है, क्या वो करनी है, हमें ऐड करना है क्या, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हमें करनी है। अब देखिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट का हमें दे रखा है बैलेंस, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यहाँ पे लिख देते हैं ऑन प्लांट। अब आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे और वर्किंग नोट प्रिपेयर करके आप करंट ईयर का डेप निकालोगे। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट वर्किंग नोट के अंदर प्रोविज़न फॉर डेप ऑन प्लांट, इसका आप एक अकाउंट बनाओगे।
यहाँ से ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है प्रोविज़न फॉर डेप का, वो है 30,000। ठीक है, फिर हमें एक नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में प्लांट के बारे में डिटेल दे रखी है और कहा गया है कि एक 20,000 की कॉस्ट का प्लांट था जिसका बुक वैल्यू 14,000 था, उसको 18,000 में बेचा गया, तो कॉस्ट थी उस प्लांट की 20,000 और अब तक उसका जो बुक वैल्यू है वो है 14,000। तो अब तक उस प्लांट के ऊपर कितना डेप लग चुका होगा? 6,000 का। तो वो जो डेप है वो एक्यूमुलेटेड डेप है, तो वो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं टू प्लांट अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप। ठीक है, मतलब अब तक उसकी जो कॉस्ट थी वो 20,000 थी, 20,000 में से अब उसकी बुक वैल्यू 14,000 बची है, तो अब तक उसके ऊपर 6,000 का कितना 6,000 का डेप लग चुका है। तो वो जो 6,000 का डेप है वो एक्यूमुलेटेड डेप ऑन प्लांट है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है इसका कितना 35,000। ठीक है, 35,000। अब देखिए इस अकाउंट के अंदर चार चीज़ें ही आती है, एक तो बैलेंस आ जाता है ओपनिंग, एक क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है और एक एक्यूमुलेटेड डेप ऑन द पर्टिकुलर असेट्स। ठीक है, कोई पर्टिकुलर असेट्स के ऊपर जिसके लिए वो प्रोविज़न बनाया गया है डेप्रिसिएशन का, उस असेट्स के ऊपर जो एक्यूमुलेटेड डेप होगा वो यहाँ आएगा और करंट ईयर का डेप कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। बस ये चार चीज़ें आती है इसके अंदर। तो अभी ये तीन चीज़ें की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, तो ये चीज़ हमें बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करनी है, और ये क्या है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है करंट ईयर का डेप, करंट ईयर डेप। ठीक है, ये करंट ईयर में जो भी डेप लगा है वो आएगा। तो अभी हम इसको बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते हैं। इसकी टोटल हो रही है 41,000। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 30,000 की टोटल है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कितना हो जाएगा? 11,000। तो 11,000 क्या है आपका? करंट ईयर का डेप, मतलब इस साल का डेप है। ठीक है, तो ये जो करंट ईयर का डेप है वो हमें लेके जाना है इस स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, और वो है कितना? 11,000। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के बैलेंस को एनालाइज करते हैं। जनरल रिजर्व का बैलेंस था 2019 में 10,000 और 20 में था 15,000। तो इसका मतलब बड़ा है वो जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बड़ा कैसे होगा? जब हमने उसके अंदर कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किया होगा। तो हमने जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, वो भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस है। ठीक है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और वो हमने ट्रांसफ़र किया है 5,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट देखिए उसके बाद में जो चीज़ आ सकती है वो है गुडविल। गुडविल का बैलेंस 2019 में था 20,000 और 20 में था 10,000। इसका मतलब हमने गुडविल को क्या किया है? राइट ऑफ किया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, और गुडविल को रिटर्न ऑफ किया है हमने कितने से? 10,000 से। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें ऐड में लिखनी है। अब इनकी टोटल कर देनी है आपको, और टोटल देखिए इसकी कितनी होती है? 26,000। और इस 26,000 की टोटल को ऊपर वाली टोटल के साथ में ऐड करोगे तो आपके आ जाएगी 31,000। अब हमें लिखनी है लेस वाली चीज़ें। लेस में भी हम लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश इनकम। ठीक है, अब नॉन कैश इनकम में क्या होगा? हमें नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्लांट के बारे में कि प्लांट था 20,000 का, बुक वैल्यू थी 14,000 की और बेच दिया 18,000 में। तो अब देखिए बुक वैल्यू 14,000 है और हमने उसको बेचा कितने में? 18,000 में। तो इट मीन्स हमें क्या हुआ? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो वो जो है प्रॉफिट वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, और वो कितना है? वो है 4,000। तो इस 4,000 को लेस करोगे 31,000 में से तो आपको मिलेगा क्या? 27,000। और 27,000 जो है वो होगा हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है,
इसके आगे हमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करना है। देखिए वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमारे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें जो चेंजेस है, उसमें चेंजेस का एडजस्टमेंट क्या होता है, चेंजेस का एडजस्टमेंट होता है ऐड में। ऐड में क्या होता है, ऐड में होता है डिक्रीज इन करंट असेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये तो होते हैं ऐड। और लेस में क्या होता है, लेस में होता है इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो अभी हम एडजस्टमेंट देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में जितने भी करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी है उनको आपको क्या करना है, ध्यान से एनालाइज करना है। ठीक है, तो अभी हम एनालाइज करते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले तो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी है तो उसका देखिए बैलेंस कितना दे रखा था, बैलेंस 19 में था 5000 और 20 में हो गया 3000। तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी क्या होता है, लेस होता है। तो ये लेस वाली चीज़ है, तो इसको बाद में हम लिखेंगे। फिर देखते हैं हम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है, करंट असेट्स। करंट असेट्स में देखिए 2019 का बैलेंस था उसका 40,000 और 20 का था उसका 35,000। तो मतलब वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ इन करंट असेट्स क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं डिक्रीज़ इन करंट असेट्स में डेटर्स। और डेटर्स में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, 5000 का, तो वो लिख देंगे हम 5000 और 27 के साथ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32,000। और फिर लेस करेंगे। लेस में देखिए वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने से हुए हैं, डिक्रीज 2000 से। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2000 और 32,000 में से 2000 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30,000। ये 30,000 है, इसको ही हम क्या कहेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 30,000 है हमारे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कुछ ये इस टाइप से होगा और ये हमारा क्वेश्चन डन हो चुका है। 30,000 इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरीके से करना था हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इनडायरेक्ट मेथड है ये। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। इस क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटी से कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आपको जो सूचनाएं दे रखी हैं उससे आपको विनियोजन और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करनी है। अब इसमें देखिए आपको दे क्या क्या रखा है, 2019 और 20 के बैलेंसेस दे रखे हैं। सबसे पहले मशीनरी का 40,000 60,000 दे रखा है बैलेंस। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 10,000 और 12,000। ठीक है, फिर इसके बाद में शेयर कैपिटल दे रखी है आपको। शेयर कैपिटल है 2 लाख और 2,50,000। ठीक है, अब आपको इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग दोनों की चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो देखिए इन्वेस्टिंग में तो हमें मशीनरी परचेज और सेल जो की है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, और शेयर कैपिटल आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो इसमें हमने देखिए शेयर कैपिटल पहले 2 लाख थी, फिर 2,50,000 हो गई। तो इट मीन्स हमने 50,000 क्या किया है, इशू किया है शेयर कैपिटल। बैंक लोन देखिए, बैंक लोन किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और 2019 में वो 40,000 था, जबकि 20 में उसका बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, बैंक लोन का रीपेमेंट किया है। तो ये क्या किया हमने, यूज़ किया है कैश को। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी किस में आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो पहले 10,000 था, फिर 15,000 हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अदर इन्फॉर्मेशन देखिए क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 10,000 वॉज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 2,000। एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी, और उसे हमने कितने 2,000 के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 6,000। और वर्ष के दौरान मतलब पूरे ईयर में हमने 6,000 का डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर चार्ज किया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेट का
अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकोगे कि मशीनरी को हमने कितना परचेज़ किया और कितने में सेल किया है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। अब देखिए एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000, ठीक है, और उसका बेचा हमने 2,000 के लॉस पे। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमने उसे कितने में बेचा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या रही थी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें एक क्लू दे रखा है। क्या क्लू दे रखा है कि 6,000 का डेप्रिसिएशन पूरे ईयर में हमने मशीनरी के ऊपर लगाया है। तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर उनके दोनों बैलेंस लिखने के बाद में करंट ईयर का डेप 6,000 हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये जो 10,000 वाली मशीन है उसके ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया एक्यूमुलेटेड डेप, वो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम उसके बैलेंस को मशीनरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे एंड देन नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप का अकाउंट बना के, इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें वर्किंग नोट ही प्रिपेयर करेंगे। एक अकाउंट बना लेते हैं मशीनरी का, एक आपको मशीनरी का अकाउंट बनाना है और दूसरा आपको एक्यूमुलेटेड डेप का बनाना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस छोड़ देना जितना बनने का ये। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्यूमुलेटेड डेप हम एक बार पहले बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ बाय बैलेंस BD। एक्यूमुलेटेड डेप में सिर्फ 4 चीज़ें आती है, 2 तो बैलेंसेस और एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप और करंट ईयर का डेप, ठीक है। तो इसका देखिए एक्यूमुलेटेड का जो ओपनिंग बैलेंस है डेप का वो है 10,000, ठीक है। फिर नीचे हमें अदर इन्फॉर्मेशन में करंट ईयर के डेप की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये करंट ईयर का डेप है और वो है 6,000, ठीक है। एंड देन हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है यहाँ पे बाय बैलेंस CD और बैलेंस CD है हमारा एक्यूमुलेटेड डेप का 12,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वो जो आपने मशीन या जो भी बेची है पर्टिकुलर मशीन, उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, क्योंकि वो मशीन है तो मशीनरी अकाउंट और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा आपके। तो इसमें आपकी देखो टोटल हो जाएगी 16,000, यहाँ पे भी 16,000 और बैलेंसिंग फिगर से बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा 16 में से 12 आप लेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 4,000, ठीक है। तो मतलब ये बात है कि आपने जो मशीन बेची है जिसके बारे में इन्होंने हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है, उसकी कॉस्ट थी 10,000, उसको हमने 2,000 के लॉस पर बेचा था। उस मशीन के ऊपर हमने डेप कितना लगाया 4,000, ठीक है। तो उसका डेप हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो इससे हम उसकी सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए उसकी जो कॉस्ट थी मशीन की वो कॉस्ट थी कितनी 10,000, ठीक है। उसमें से हमने अब डेप माइनस करना है कितना, डेप्रिसिएशन वो था 4,000, तो हमने माइनस कर दिया। तो इसकी वैल्यू बचनी चाहिए कितनी 6,000। तो 6,000 उसकी क्या थी बुक वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू थी उसकी 6,000। अब हमने उसे 2,000 के लॉस पर बेचा, तो 2,000 के लॉस पर बेचा तो इसमें से हमें 2,000 और लॉस माइनस करना है, लॉस ऑन सेल। तो लॉस ऑन सेल हम माइनस करेंगे कितना 2,000, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 4,000। इसका मतलब हमने उसे कितने में बेचा 4,000 में बेचा, ठीक है। तो इसकी सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास 4,000, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये देखिए ये एक्यूमुलेटेड डेप है जो किसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अब तक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मशीन के ऊपर अब तक 4,000 का डेप लग चुका है। अब हम चलते हैं मशीनरी अकाउंट की तरफ। मशीनरी अकाउंट में अब हमें क्या करना है, पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है टू बैलेंस BD और बैलेंस ओपनिंग है इसका कितना 40,000 मशीनरी का। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट,
और वो लिखना है सेल के लिए। आपने जो सेल किया, सेल कितने में किया, 4000 में, ठीक है। आपने लॉस में सेल किया तो यहाँ पे लॉस की भी एंट्री लिखनी है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये लॉस है आपका, जो आपने लॉस में सेल किया वो लॉस था आपके 2000 का, ठीक है। फिर लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट, और एक्यूमुलेटेड डेप में ये जो मशीनरी का 4000 का था, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे 4000 ट्रांसफ़र, मतलब ये इसमें भी आएगी एंट्री। फिर देखते हैं इसके अलावा इस तरफ आने वाली कोई भी चीज़ इसमें है नहीं, तो अब हम इधर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हमें 60,000, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, इसकी टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर से परचेज़ की कैलकुलेशन करनी है कि आपने मशीन को कितना परचेज़ किया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आएगा परचेज़, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा वो, आप इस तरफ की टोटल लगाइए और इस तरफ के आपके अकाउंट की टोटल रहेगी कितनी, 70,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 70,000। 70,000 में से जब आप 40,000 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर से आपके आ जाएगा 30,000 परचेज, ठीक है। तो ये हमने इसके वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया है। अब इन वर्किंग नोट को जब हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दो वर्किंग नोट बनेंगे, मशीनरी का अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, और एक ये जो सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन है इसके लिए, ठीक है। अब हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर आप एक स्टेटमेंट बना लोगे, ज़्यादा बड़ा आपको बनाना नहीं है, छोटा सा ही बनाना है, इतना, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सेल या परचेज, जो भी लिखना चाहो आप। जैसे हम लिख रहे हैं परचेज ऑफ मशीनरी। आपको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, असेट्स का जो सेल और परचेज किया है, असेट्स और इन्वेस्टमेंट का, उसके बारे में हम लिखते हैं। उसमें जो हमने परचेज और सेल किया उसके बारे में लिखते हैं। वो सारी किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो अभी हम मशीनरी है हमारे पास एक असेट्स, इसके अलावा दूसरा कोई असेट्स नहीं है, तो हमने मशीनरी के बारे में जो परचेज कैलकुलेट किया है, कितना किया, 30,000, वो आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस में, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखोगे वो फिगर माइनस में होगा। फिर लिखते हैं हम सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल कितना किया था हमने, 4,000 में किया था, तो वो हमें प्लस में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई आइटम इसमें लगता है आएगी नहीं, बस इतनी ही है, इसमें दो चीज़ें ही आएगी। तो जब आप इसे एडजस्ट करोगे 30,000 में से 4,000 माइनस होंगे तो पीछे बचेंगे आपके 26,000 माइनस में, मतलब आपने यूज़ किया है कैश को, आपके पास कैश जनरेट नहीं हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है, आपने यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये नेट कैश यूज़ आएगा आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बनाएंगे किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो यहाँ पे आपको एक और स्टेटमेंट बनाना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आप एक और स्टेटमेंट बनाओगे। इसमें अब आपको जो शेयर कैपिटल और जो बैंक लोन और ये जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बारे में सोचना है। तो आपने शेयर कैपिटल, देखिए आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो इट मीन्स आपने इशू की है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से आपको जो प्रोसीड्स हुई है, कितनी हुई है, वो 50,000 की हुई है, तो वो प्लस में आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरी जो टर्म है बैंक लोन, बैंक लोन का आपने क्या किया है, रीपेमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक लोन का रीपेमेंट किया, अमाउंट थी उसकी
40,000, तो ये माइनस में हो जाएगी 40,000। ठीक है, फिर देखिए है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपके पहले 10 था, फिर 15,000 हो गया, मतलब 5,000 इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और इंक्रीज़ हुआ है कितने से 5,000, तो इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस में लिखना है आपको। ठीक है, फिर अब आप इसको फाइनल एडजस्ट करोगे। इसके अलावा दूसरा कोई टर्म हमारे पास है नहीं, बस ये 3 ही टर्म थे, तो तीनों को हमने एनालाइज किया है। और इसमें से देखिए फाइनल इसका क्या आता है, इसका फाइनल आपके आएगा 15,000 प्लस में। जब आप इसे एडलेस करोगे तो 15,000 प्लस में आ रहा है, तो इसे हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो या नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये था आपके फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं और थोड़े से शॉर्ट्स भी होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में खूब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।